Okay, welcome to my YouTube channel, friends. Today we will discuss about cardiogenic shocks. So, firstly, regarding cardiogenic shocks, we discuss about what is a shock and how can shock define. Shock is a life-threatening medical condition whereby the body surface form insufficient blood flow throughout the body. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सीरियस कंडीशन है जब बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में अगर इफ़ेक्टिव तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाए तो वो सेल्स धीरे धीरे डेथ होने लगती है, तो वो पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो शॉक आप इस तरह से कह सकते हैं एक सर्कुलेटरी कोलैप्स है जिसके अंदर पूरी तरह से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाता है। टिश्यू परफ्यूजन मतलब उस सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पूरी तरह से नहीं जाने पर वो सेल्स डेथ होने लग जाती है और सेल के फंक्शंस अल्टर हो जाते हैं और सेल अपना वेस्ट सही से रिमूव नहीं कर पाती है। तो इसी को हम शॉक को डिफाइन करते हैं। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, पर आज जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो केवल कार्डियोजेनिक शॉक्स के बारे में है। सो इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ शॉक कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि शॉक के कंडीशन में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो या तो ऐसी कोई कंडीशन जैसे कि आपको ब्लीडिंग एक्सेसिव हो गई क्योंकि जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है वो सेल्स को ब्लड के माध्यम से पहुंच गया, आपके शरीर से ब्लड लॉस होने लग गया, कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया, या फिर फ्लूइड लॉस होने लग गया हो क्योंकि जो सेल्स में जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है तो वो किसी कारण से जैसे डिहाइड्रेशन हो गया हो, आप डायरिया में हो, आपको सीवियर वोमिटिंग हो रही है, बर्न कंडीशंस में हो रहा है, तो आपको पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। अगर आपका हार्ट अगर इसमें ये डिफाइन ऐसा होता है कि जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक्स और कार्डियोजेनिक शॉक में अंतर रहता है कि भाई हाइपोवोलेमिक में वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होती है, कार्डियोजेनिक शॉक में कार्डिक अबनॉर्मलिटीज पंप करता है। ये सारे जो कॉजेज है वो सारे कॉमन कॉजेज है। हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट का पंपिंग एक्शन स्लो हो गया हो, ब्लीडिंग हो चुकी हो किसी कारण से, डिहाइड्रेशन हो गया हो, इन्फेक्शंस जिससे अपन सेप्टिक शॉक होता है, एलर्जी से आपको एनाफाइलेटिक शॉक्स होता है वो भी हम देखेंगे, वोमिटिंग और डायरिया से हाइपोवोलेमिक शॉक्स, बर्न से आपको हाइपोवोलेमिक शॉक्स, सर्कुलेटरी कोलैप्स, पल्मोनरी एम्बुलेंस में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक्स होते हैं जिसमें एम्बुलस फॉर्मेशंस होता है पल्मोनरी कैपिलरीज में, कार्डिक टेम्पोनेट में मसल्स वीकनेस होती है हार्ट की। अगर अपन टाइप ऑफ शॉक देखेंगे तो देर इज अ वेरियस काइंड ऑफ शॉक इन विच फर्स्ट वी विल डिस्कस कार्डियोजेनिक शॉक, second is discuss about hypovolemic shock, third is obstructive shock, fourth one is distributive shock. In distributive shock subdivided category is the first one is the anaphylatic, second one is the septic, third one is the neurogenic. So in this video only we will discuss about cardiogenic shock in detail. So what is cardiogenic shock? Cardiogenic shock, it is a severe and life-threatening condition that occurs when the heart is unable to pump enough blood to meet the body needs. It is typically caused by significant impairment of the heart ability. इसका मतलब है कि कार्डियोजेनिक शॉक तभी अक्कर होता है जब हार्ट इनफेक्टिव तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं निकाल पाता है, कार्डिक आउटपुट नहीं निकाल पाता है, बॉडी के अंदर वॉल्यूम फ्लूइड नॉर्मल लेवल पे है पर हार्ट का डैमेज होने के कारण हार्ट में जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हो गया, कार्डियोमायोपैथीज हो गया, पेरिकार्डिटिस हो गया, इनकी वजह से हार्ट इफेक्टिव तरीके से ब्लड को सर्कुलेट बॉडी तक नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि जो हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 0.8 कार्डिक साइकिल में 70 ml निकलता है। जो एक कार्डिक साइकिल 8 सेकेंड की होती है उसमें जो वॉल्यूम इजेक्शंस किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा वो होता है आपका 70 ml। तो अगर कार्डिक आउटपुट की बात करें तो हार्ट रेट इंटू एक मिनट में जो हार्ट रेट होती है मतलब कार्डिक साइकिल कंप्लीट होती है तो 70 इंटू 70 तो ऑलमोस्ट 5 लीटर एक मिनट में आपका कार्डिक आउटपुट निकलना चाहिए। अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव पंप नहीं कर पाएगा तो ये, क्योंकि आपको ही पता होगा कि जो सेल को ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलती है, जब वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छी तरह से बॉडी में पंप करेगा तो आपकी ईच एंड एवरी सेल्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन ब्लड पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो अगर नहीं होने के कारण जो शॉक अकर होता है वो होता है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कॉमन कॉजेस हार्ट अटैक जिसमें मायोकार्डियल मसल सेल डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर, सम अरिथमियास कंडीशन जैसे वेंट्रिकल टेकिकार्डियास, वेंट्रिकल फाइब्रिलेशंस, कार्डियोमायोपैथी,
मसल्स वीकनेस हो गया, वाल प्रॉब्लम, वाल या तो स्टेनोसिस हो रहे हैं, रिगर्जिटेशन हो रहे हैं, मतलब या तो ओपन नहीं, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहे या प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो रहे, वो कारण हो सकता है। तो अगर हम देखें कि हाउ कैन हार्ट फेलियर की कंडीशन से किस तरह से शॉक होता है, तो उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया कि डेफिनेशन में इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ मेजर कंपार्टमेंट या मेजर आप कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग करता है हार्ट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करना है ऑक्सीजन को। सो नाउ द टू पार्ट, फर्स्ट वन जिसमें क्या होता है कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो दोस्तों आगे क्या कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो गया। कार्डिक आउटपुट जैसे ही कम हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर जैसे डिक्रीज हुआ, इसका मतलब सेल तक, ईच एंड एवरी सेल तक टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, मतलब सेल तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं जा रही है। अब जो सेल, ह्यूमन बीइंग की सेल्स हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, उसको जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करेगी, तो वो बनाएगी आपके लैक्टिक एसिडोसिस, जिससे सेल मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा। सेकंड पैथोफिजियोलॉजी होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड था, पंपिंग के कारण इफेक्टिव पंप नहीं हो पा रहा था आगे, जो कि एरोटा में नहीं जा रहा था, वो वापस बैक फ्लो होता है, और वो बैक फ्लो होता है तो इसके कहा जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेशर पड़ेगा, और कैपिलरी से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से तो आप ये देख सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डिक की प्रॉब्लम से पेशेंट को पल्मोनरी कंजेशन भी हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर बात करें कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हेन ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियोजेनिक शॉक। सो फर्स्ट वन इज द हाइपोटेंशन, बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो, बिकॉज लो कार्डिक आउटपुट, तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा। इट इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक कि पेशेंट का बीपी हमेशा लोअर साइड में 80 70 सिस्टोलिक रह सकता है। रैपिड एंड वीक पल्स, क्योंकि रैपिड पल्स इसलिए रहती है कि हार्ट उस चीज़ को कंपेंसेट करता है कि जितना ब्लड उसके पास है उसको पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हार्ट फास्ट पंप करने के कारण वहाँ पे रैपिड पल्स आ सकती है, पर पेशेंट को हमेशा कार्डिक आउटपुट कम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। कूल एंड क्लेमी स्किन, बिकॉज पेरिफेरल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके नहीं जा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो ब्लड का जो वार्म टेम्परेचर होता है वो पेरिफेरल तक नहीं जा रहा, तो स्किन आपकी कूल रह सकती है, क्लेमी रह सकती है। और अगर कंटिन्यू ऑक्सीजन की डिप्रेशन रहेगी तो पेशेंट साइनोसिस में चला जाएगा, जिसमें डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स एंड ब्लूइश कलर होने लग जाता है। पल्मोनरी कंजेशन हो गया दोस्तों। अल्टर्ड मेंटल स्ट्रेसेस, बिकॉज जो ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी तो ब्रेन में रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, एजिटेशन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड इफेक्टिव पंपिंग नहीं होने के कारण। और ज़्यादा अगर सीवियर हो गया तो पेशेंट बिकम अनरेस्पॉन्सिवनेस, जिसे हम कह सकते हैं कोमा में भी जा सकता है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज, क्योंकि जो एक मिनट के अंदर 5 लीटर कार्डिक आउटपुट होता है उसका 20% किडनी के पास जाता है, अराउंड 1100 से 1200 ml किडनी के पास जाता है। अगर वो 5 लीटर आउटपुट नहीं गया तो किडनी के पास वो आउटपुट भी नहीं जा पाएगा 1100 से 1200 ml। अगर आउटपुट नहीं जा पाएगा तो ऑटोमेटिकली जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हुआ तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। साइन ऑफ हार्ट फेलियर के मिलेंगे, जिसमें पेशेंट को आपको एंकल एडिमा है ना, पैरों की वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमेन पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और पेशेंट को वेट गेन, क्योंकि वो बैक फ्लो होने के कारण कैपिलरीज में प्रेशर पड़ता है, तो जैसे पल्मोनरी एडिमा वही पानी एब्डोमेन आईवीसी के थ्रू बाहर निकलेगा, और वही फिर पेरिफेरल एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि भी पेशेंट आपका क्लिनिकल इन अगर आपके सामने ये कंडीशन में पेशेंट है तो आप तुरंत डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट किस में जा रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है। नाउ हाउ कैन यू डायग्नोस कि भी हमें किस तरह से पेशेंट को पता लगाना कि ये पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो उसकी हम हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें वो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, वाइटल साइंस चेक करेगा, उसके प्रेशर लो जिसमें ब्लड प्रेशर देखेगा, उसकी हार्ट बीट चेक करेगा, अबनॉर्मल हार्ट साउंड, अबनॉर्मल लंग साउंड, क्योंकि उसके पल्मोनरी कंजेशंस अगर होंगे, क्रैकल्स अगर एडिमा होगा तो उसको क्रैकल साउंड्स प्रेजेंट होंगे,
ये कंप्लीट आपको लेना है। ईसीजी करना है, ईसीजी में आपको चेंजेस देखना है कि क्या पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो ईसीजी में एसटी इल्यूशन है, डिप्रेशन है, क्या चेंजेस है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आपको कार्डिक एंजाइम करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्योंकि जैसे मायोकार्डियल मसल्स डेथ होती है तो ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन, काइनेस, सीकेएमबी, ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड, मायोग्लोबिन, ये सारे रेज हो जाते हैं ब्लड में, तो आपको ये करना है। इको करके देखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आ रहा है, या कोई वाल्व में प्रॉब्लम है, वो इको से पता लगेगा। चेस्ट एक्सरे करना तो उससे पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा पता चलेगा, ठीक है। और कार्डियोमिगेली भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो वो भी पता चल जाएगी। कार्डिक कैथेराइजेशन, जिसमें आपको फॉरेन मतलब एक तरह से फिमोरल आर्ट के द्वारा मतलब ग्रोइन एरिया से आपको एक कैथेटर डालना और देखना है कि कहीं आर्टरीज ब्लॉकेज तो नहीं है, तो वो सारा ब्लॉकेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है ना, क्योंकि हम फ्लूइड इतना नहीं दे सकते हैं। शॉक का मतलब ये नहीं कि भी पेशेंट को फ्लूइड ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमेशा देना है, कोई भी कार्डिक पेशेंट हो फ्लूइड आपको अगर डॉक्टर ने भी एडवाइस किया, डॉक्टर ने कहा, तो पेटेंसी में ही जाएगा, क्योंकि वो वापस कार्डिक लोड करेगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक आपका इतना ही एम होना चाहिए कि इंप्रूव हार्ट फंक्शंस अच्छा हो, पंपिंग उसकी वापस नॉर्मलाइज हो जाए, ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर हो जाए, और जितने भी वाइटल ऑर्गन है, लीवर, किडनी, ब्रेन, इनमें वापस सही तरह से ऑक्सीजन सही जाने लग जाए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी, बिकॉज सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन प्राइमरी चाहिए होती है, अगर नहीं मिल पा रही तो आप बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को। फ्लूइड मैनेजमेंट देखना है कि आपको कितना फ्लूइड उसका मेंटेन एडिक्वेट रखना है ना, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करना है, ताकि वो वापस कार्डिक, क्योंकि पहले जो फ्लूइड था वही पंप नहीं कर रहा है, फिर आप फ्लूइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर कार्डिक पे प्रेशर कर सकता है। मेडिकेशंस में फर्स्ट मेडिकेशन है आइनोट्रोपिक्स एजेंट। ये एजेंट जिसके आपकी इसमें ड्रग आती है डोबुटामाइन, डोपामाइन, ये क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को अच्छी तरह से करवाते हैं और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सेल्स तक ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। सेकंड है वेसोप्रेसिव। वेसोप्रेसिव में नॉन एपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन आता है, जो कि एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर रेज होगा, ब्लड प्रेशर रेज होगा तो ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा और पेशेंट के वाइटल ऑर्गन पर ब्लड सप्लाई हो जाएगी। थर्ड ड्रग है डाययूरेटिक्स। अगर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से कार्डियक अगर पंप नहीं हो पा रहा है तो आप डाययूरेटिक्स दें, ताकि वो यूरिन, जो फ्लूइड एक्सेसिव हो रहा है वो यूरिन के माध्यम से निकल जाए, ताकि कार्डियक को अच्छी तरह से स्पेस मिल जाए पंप करने के लिए। एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया हो रहा है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशंस की वजह से हो रहा है, तो आप एंटी एरिथमेटिक ड्रग दीजिए, पर वो कार्डिक मॉनिटर के हिसाब से देना आपको। एंटी कोगुलेंट, कोई कोगुलेशन हो रहा है, क्लॉटिंग हो गई हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, एम्बुलस हो गया हो, तो उसमें आपको एंटी कोगुलेंट ड्रग देनी, ताकि आपको स्ट्रोक और मतलब एक तरह से कोई ब्लॉकेज हो तो उसको आप रिमूव कर सकें, ठीक है दोस्तों। फिर आप इसमें पेशेंट का रिवस्कुलराइजेशन प्रोसेस के अंदर अगर ड्रग्स आपने दे दी, सब कुछ हो गया, तो फिर आप पीसीटी पे जा सकते हैं। पीसीआई, प्रीक्यूटिनस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसको अपन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, स्टंट, और फिर इनसे नहीं होता तो आपको बाईपास करनी पड़ सकती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो ये पूरा आपका कार्डियोजेनिक प्रोसेस था। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपको किस तरह से पेशेंट को पहचानना है और किस तरह से पेशेंट को डील करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्डियोजेनिक शॉक का हॉलमार्क साइन है लो ब्लड प्रेशर, लो कार्डिक आउटपुट, साइनोसिस, कूल एंड क्लेमी स्किन्स, ये आपको पहचानना है। तो इसका मतलब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है। कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक में अंतर है कि हाइपोवोलेमिक में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो रहा है पर कार्डियक सही से काम कर रहा है। कार्डियोजेनिक शॉक में कार्डियक सही से काम नहीं कर रहा है पर फ्लूइड लेवल सही है, क्योंकि उसको फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए जो कार्डियक है वो सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली दोनों में नुकसान ये होना कि सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। साथ में अच्छा एक और चीज़ है, मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के अंदर आप एक और कर सकते हैं इंट्रा एरोटिक बलून पंप, जो कि आप वायर के द्वारा एक बलून पंप एट्रिया को मतलब एक तरह से वाल्व की फुला सकते हैं, ताकि उससे सर्कुलेशन मेंटेन रहे, और वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।